आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा हमारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात और अल नीनो प्रभाव। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज उष्णकटिबंधीय चक्रवात की, जो कि हमारी मानसूनी पवनों को और हमारी जो प्रत्यावर्ती जो पवनें होती हैं उनको प्रभावित करता है। ठीक है, तो देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात की हम बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो आपका ग्रीष्म काल में, कौन से समय में? ग्रीष्म काल में आपकी बंगाल की खाड़ी वाले भाग में, भारत के जो भारत हमारा है उसकी बंगाल की खाड़ी वाले भाग में इसकी उत्पत्ति होती है। किसकी? आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात आपके होते हैं वो आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, इनकी जो उत्पत्ति होती है वो होती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हो गई। उत्पत्ति होने के पश्चात ये चक्रवात जो है वो आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों एवं दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों एवं प्रत्यावर्ती पवनों को प्रभावित करता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की। ये क्या करता है? आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून को और प्रत्यावर्ती जो मानसून है उसको सर्वाधिक प्रभावित करता है और इसी के कारण जो है वो वर्षा यहाँ पे कम देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो वर्षा अधिक करता है वो करता है आपके पूर्वी भागों में। तो लिख देते हैं यहाँ पे, इन चक्रवातों से पूर्वी भागों में, पूर्वी क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। ये तो बात हो गई हमारे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की जो प्रभाव डाल रहे हैं हमारे मानसून पे। मानसून के प्रभाव के अंतर्गत हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, विस्तार पूर्वक जब आगे हमारा टॉपिक चलेगा चक्रवात उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, अभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो हमारे मानसून को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों को और जो हमारा प्रत्यावर्ती मानसून है लौट रहा है उस मानसून को यह चक्रवात सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। इन चक्रवातों के कारण ही पूर्वी क्षेत्रों में अधिक वर्षा हमको देखने को मिलती है। ये बात हो गई हमारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। ठीक है, अब हम बात करेंगे अल नीनो प्रभाव की। किसकी बात करेंगे? अल नीनो प्रभाव। अल नीनो प्रभाव होता क्या है? देखिए, एक बार इसको मिटा देते हैं हम। अल नीनो प्रभाव जो होता है उसमें जो सामान्य स्थिति होती है वो हमारी इस प्रकार की होती है, जिसमें जो हमारा पेरू तट जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो हमारा पेरू तट है, ठीक है, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका, ये हमारा उत्तरी अमेरिका, ठीक है, और ये हमारा एशिया का पार्ट। ठीक है, मैंने जो आपका है मैप बनाते हैं ना, विश्व का जो मैप बनाते हैं उसमें आपका इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, फिर एशिया का स्थान आता है। लेकिन समझाने के दृष्टिकोण से हमने यहाँ पे अभी बनाया है, जो कि घूमने के बाद में ग्लोब घूमता हुआ प्रतीत होता है, घूम रहा है ना ग्लोब, तो उसी प्रारूप में मैंने यहाँ पे आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो है वो बनाया है। ठीक है, तो देखिए आपका जो दक्षिणी अमेरिका में पेरू तट जो होता है, ठीक है, इस पेरू तट पर क्या होता है? आपकी जो अल नीनो जो धारा होती है वो अस्थायी रूप से विकसित होती है। क्या होती है? अस्थायी रूप से विकसित होती है। किसके स्थान पर? जो आपकी यहाँ पे ठंडी जलधारा जो विकसित पहले से स्थायी रूप से यहाँ देखने को मिलती है, आपकी ठंडी जलधारा। देखिए इधर ठंडी, जो आपकी ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा, इस ठंडी जलधारा के स्थान पर इस पेरू तट पर अस्थायी रूप से, इस पेरू तट पर
अस्थायी रूप से अल नीनो गर्म जलधारा विकसित हो जाती है। गर्म जलधारा विकसित हो जाती है और विकसित होने के कारण क्या करती है, ये यहाँ उपस्थित जो समुद्री जल है, यहाँ उपस्थित जो समुद्री जल है उस जल की सतह में 10 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी कर देती है। 10 डिग्री तापमान में क्या कर देती है, बढ़ोतरी कर देती है। कौन सी जलधारा आपकी, अल नीनो गर्म जलधारा। अब जब बढ़ोतरी हो जाती है तो ये जो हमारा ये जो पूरा चक्र है वो पूरा पलट जाता है, उल्टा हो जाता है। जो अभी ये चल रहा है ना हमारा उच्च तलीय प्रवाह अवरोही पवनें जो हमारी चल रही है, ठीक है, इधर जो हमारा लोअर प्रेशर बेल्ट बना हुआ है, इधर हमारा जो HP हाई प्रेशर बेल्ट बना हुआ है, सतही प्रवाह हमको देखने को मिलता है। ठीक है, कौन से तट पर, ये आपका जो पेरू तट है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उच्च तलीय प्रवाह यहाँ पे देखने को मिलता है, सतही प्रवाह देखने को मिलता है, अवरोही पवनें वो देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो है अस्थायी धारा विकसित होती है आपकी अल नीनो, तो HP के स्थान पर यहाँ पे LP लोअर प्रेशर बेल्ट, ठीक है, और यहाँ पर LP के स्थान पर HP का विकास हो जाता है। किसका विकास हो जाता है, HP का विकास हो जाता है। और जो हमारी पवनें हैं वो ऐसे प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, HP से चलेगी ना लोअर की तरफ, ठीक है, ये पूरा का पूरा उल्टा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ की जो भूमंडलीय तापमान जो है, भूमंडलीय तापमान हो गया, भूमंडलीय तापमान के अलावा जो है आपका पवनों की गति हो गई या पवनों की दिशा हो गई, वो भी परिवर्तित हो जाती है ना। ये देखो पहले जो दशा थी या दिशा थी वो ऊपर की तरफ थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये प्रभाव देखने को मिला यहाँ पे अल नीनो प्रभाव, कौन सा प्रभाव, अल नीनो प्रभाव, ये स्थायी नहीं होता है, 2-3 साल में या 4 साल में एक बार ये देखने को मिलता है, या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये पवनों की जो दिशा होती है वो परिवर्तित कर देता है आपका अल नीनो प्रभाव। ठीक है, और इसी के कारण जो है हमारे इस तट पर क्या होता है, कौन से तट पर, पेरू तट पर बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, सघन वर्षा होती है जिसके फलस्वरूप यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। जबकि एशिया में हमारे भारत में जो दक्षिणी पश्चिमी हमारा मानसून होता है उसको यह प्रभावित कर देती है, और यहाँ पे स्थिति जो बनती है वो बनती है सूखे की। किसकी बनती है, सूखे की स्थिति हमारी यहाँ पे बननी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, सूखे की स्थिति हमारी जो है वो बनना प्रारंभ हो जाती है, जिसके फलस्वरूप ये जो गर्म जलधारा हमारी होती है वो यहाँ पे प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, कौन सी, अल नीनो प्रभाव। ये जो सारा जो हमारा चक्र है वो हमारा अल नीनो प्रभाव के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, अल नीनो प्रभाव के नाम से जाना जाता है। मैं दोबारा से इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से लेकर जो हमारा अल नीनो प्रभाव है वहाँ तक हम इसकी बात दोबारा कर लेते हैं। देखिए, हमारे मानसून को, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसे, और जो प्रत्यावर्ती मानसून है उसको सर्वाधिक प्रभावित करता है आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उसकी उत्पत्ति हमारे बंगाल की खाड़ी में होती है। कहाँ पे होती है, बंगाल की खाड़ी में होती है, जो हमारे मानसून सीजन को प्रभावित करता है। इससे पूर्वी भागों में जो है हमारी वर्षा अधिक देखने को मिलती है, पूर्वी क्षेत्र में जो वर्षा है वो अधिक देखने को मिलती है। भारत की बात कर रहे हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अल नीनो प्रभाव के कारण, जिसके द्वारा हमारे भारत में सूखे की संभावना हो जाती है। 1987 में भी ऐसे ही सूखा हमारे यहाँ पे पड़ा था 1987 में। ठीक है, जब अल नीनो प्रभाव हुआ था। तो अब ये देख लेते हैं अल नीनो प्रभाव कैसे होता है। ठीक है, और ये किस प्रकार से हमारे मानसून को प्रभावित करता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो पेरू है, पेरू का जो तट है, ठीक है, पेरू तट पर
एक ठंडी धारा बहती है, ठंडी धारा के स्थान पर अस्थायी रूप से एक गर्म जलधारा प्रवाहित होने लगती है। कौन सी जलधारा? एक गर्म जलधारा प्रवाहित होने लगती है। क्यों प्रवाहित होने लगती है? ठीक है, जलवायु परिवर्तनों के कारण जो ये जलधारा है वो प्रवाहित आपकी होने लगती है, जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र विशेष का जो संचरण है पूरा का पूरा वो बदल जाता है। पहले मैंने बताया आपको कि यहाँ पर जो है आपके, ठीक है, HP हायर प्रेशर बेल्ट देखने को मिलता था और यहाँ पे लोअर प्रेशर बेल्ट, लेकिन जैसे ही ये धारा का प्रभाव यहाँ पे होता है तो ये सतह का जो तापमान है, समुद्री सतह का तापमान इस क्षेत्र विशेष का उसको बढ़ा देता है 10 डिग्री तक। कितने डिग्री तक? 10 डिग्री तक ये तापमान को बढ़ा देता है, जिसके फलस्वरूप हमको ये इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि भूमंडलीय तापमान को बढ़ा देती, भूमंडलीय दाब को यह बढ़ा देती है और दाब के साथ में पवनों की दिशा को भी ये परिवर्तित कर देती है। और फिर ये हमारा जो चक्र है, ठीक है, अवरोही पवनों का और उच्च स्थलीय प्रवाह और सतही प्रवाह जो हमारा है, ये उच्च स्थलीय प्रवाह हमारा और ये हमारा सतही प्रवाह है, वो बदल जाता है, अपनी दिशा के विपरीत बहना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप आगे चलकर ये हमारे भारत के मानसून को प्रभावित करता है और पेरू तट पर सघन वर्षा कर देता है, जिससे यहाँ पर पेरू तट पर बाढ़ आ जाती है। तो ये जो प्रभाव है वो हमारा अल नीनो प्रभाव के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अल नीनो प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे अल नीनो प्रभाव की। ठीक है, किसकी बात हो गई? अल नीनो प्रभाव की। ठीक है, जो हमारे मानसूनल सीजन को प्रभावित करता है। 3 वर्ष में या 4 वर्ष में एक बार ये प्रभावित कर देता है आपके। अल नीनो के बाद में जो हमारा अगला टॉपिक चलेगा वो चलेगा हमारा मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, तो सिद्धांतों की हम बात करेंगे। तो आपका जो मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है उनको 2 भागों में बांटा गया है। विद्वानों ने मानसून उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों को सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा है। 2 भागों में बांटा है। ठीक है, कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। ठीक है, 2 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, पहला नंबर 1 जो आपका आता है वो आता है चिरसम्मत सिद्धांत। चिरसम्मत सिद्धांत जो हमारा चला आ रहा है वो सिद्धांत। ठीक है, दूसरा जो है वो है आधुनिक सिद्धांत। ठीक है, तो ये हमारे 2 सिद्धांत हैं जो हमारे मानसून की उत्पत्ति से संबंधित हैं। किसकी उत्पत्ति से संबंधित है? मानसून की उत्पत्ति से संबंधित हमारे ये सिद्धांत है। आज हम हमारे चिरसम्मत सिद्धांत की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? चिरसम्मत सिद्धांत की हम बात करेंगे। तो ठीक है, इधर हम हेडिंग डाल देते हैं हमारा चिरसम्मत काल, चिरसम्मत सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इस सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले जो है मानसूनी पवनों की व्याख्या की गई थी। किनकी व्याख्या की गई थी? मानसूनी पवनों की जो है वो व्याख्या इस समय की गई। सबसे पहले मानसूनी जो शब्द है वो आपका अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, जो कि मौसिम कहा जाता है। मौसिम कहा जाता है, जो कि आपका अरब भाषा का शब्द है। अरब भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? अरब भाषा का ये आपका शब्द है मौसिम। इस मौसिम का मतलब होता है ऋतुवत परिवर्तन।
क्या होता है? ऋतुवत परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन। इसका अर्थ इन्होंने क्या बताया? अरबों ने, अरब जो यात्री थे, ऋतुवत परिवर्तन ऋतु के अनुसार परिवर्तन जो है वो आपका मौसम शब्द जो है, मौसम जो हमारा है वो बताता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे शब्द की। ठीक है, कि मौसम जो शब्द है या मौसम जो हमारा शब्द है वो कहाँ से आया है? वो आया आपके अरब विद्वानों के द्वारा, अरब से। ठीक है, तो ये आपका मौसम जो शब्द है वो ऋतुवत परिवर्तन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ऋतुवत परिवर्तन को दर्शाता है। मानसूनी पवनों के बारे में सबसे पहले व्याख्या करने का प्रयास, मानसूनी पवनों की सबसे पहले व्याख्या अरब यात्रियों द्वारा की गई थी। किनके माध्यम से की गई थी? अरब यात्रियों के द्वारा की गई थी। इनका मानना था कि मानसूनी पवनें 6 महीने तो चलती है स्थल भाग से जल भाग की ओर, और 6 महीने चलती है जल भाग से स्थल भाग की ओर। तो देखिए इनका क्या मानना है? अरब यात्रियों के अनुसार, अरब यात्रियों के अनुसार मानसूनी पवनें अरब यात्रियों के अनुसार मानसूनी पवनें 6 महीने स्थल भाग से जल भाग की ओर तथा 6 महीने जल भाग से स्थल भाग की ओर प्रवाहित होती है। ये आपकी क्या है? मानसूनी पवन है। ये कौन बता रहा है? ये आपके अरब यात्री जो थे वो बता रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में और अधिक बताने का जो प्रयास है वो आपके अल मसूदी ने किया था। किसने किया था? अल मसूदी ने किया था, जो कि अरब विद्वान थे। तो लिख लेते हैं हम। अरब 1564 ईस्वी में अरब के प्रसिद्ध भूगोलवेता विद्वान जो थे, ठीक है, 1564 या 56 जो है, ठीक है, इसको सही कर लेना। 1556 में अरब भूगोलवेता जो अल मसूदी थे, इन्होंने सबसे पहले आपकी अरब सागर की जो पवनें हैं, मानसूनी पवनें, उनकी व्याख्या करने का प्रयास किया था। सबसे पहले इन्होंने भारतीय मानसूनी पवनों की भी व्याख्या की, अरब सागरीय मानसूनी पवनों की भी व्याख्या इन्होंने की। ठीक है, कि किस प्रकार से जो इनका प्रभाव है भारतीय उपमहाद्वीप में देखने को मिलता है, उसके बारे में जो विस्तार पूर्वक व्याख्या करने का प्रयास किया है वो आपके अल मसूदी ने करने का प्रयास किया है। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इन्होंने मानसूनी पवनों के उत्क्रमण उत्क्रमण की बात भी कही थी। कौन सी बात कही? उत्क्रमण की बात भी कही थी। और इस उत्क्रमण के माध्यम से ही इन्होंने यह बताने का प्रयास किया था कि जो मानसूनी पवनें हैं
वो अरब सागर में जो है वो दक्षिण से पश्चिम दिशा की ओर से आपके भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी मानसूनी पवनों के व्युत्क्रमण की। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1600 के लगभग 1600 से लेकर 1656 तक अगर हम बात करें, ठीक है, 1656 में ब्रिटिश विद्वान 1656 में ब्रिटिश विद्वान एडमंड हेनरी, जिनका नाम क्या था, एडमंड हेली के नाम से वो प्रसिद्ध थे। ब्रिटिश विद्वान एडमंड हेली ने मानसूनी पवनों को जो है ऋतुवत रूप से बांटने का प्रयास किया था। किस रूप में बांटने का प्रयास किया था? ऋतुवत रूप में बांटने का प्रयास किया था। इन्होंने मानसूनी पवनों को ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून के रूप में बांटने का प्रयास किया था या विभाजित किया था। ठीक है, मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में जो हमारा चिरसिमत सिद्धांत हमारा चल रहा है, उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो हमारे तापीय सिद्धांत है वो हमारे सामने निकल कर आता है। ये जो तापीय सिद्धांत है, इसको सबसे पहले तापीय सिद्धांत के बारे में जिन्होंने बताया था वो ब्रिटिश विद्वान डेडले स्टाम्प और ब्रेकर द्वारा दिया गया सिद्धांत है आपका। ये ब्रिटिश विद्वान तापीय सिद्धांत जो आपका है मानसून से संबंधित, हमारे भारत के मानसून से संबंधित सिद्धांत, ब्रिटिश विद्वान डेडले स्टाम्प एवं ब्रेकर महोदय ब्रिटिश विद्वान डेडले स्टाम्प एवं ब्रेकर महोदय द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि भारतीय मानसून को तापमान जो है, तापी शब्द यहाँ पे लगा हुआ है, तापमान भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। अब वो देखिए कैसे प्रभावित करता है। मानसून को तापमान प्रभावित करता है। इसमें तापमान की जो विशेषता है उसकी बात यहाँ पे बताई गई है आपके ब्रिटिश विद्वान डेडले स्टाम्प और ब्रेकर महोदय के अनुसार। इन्होंने बताया था कि उत्तरी पश्चिमी भारत में सूर्य का प्रकाश इस समय सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है, सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होने लगता है, जिसका सीधा अर्थ क्या है कि इस समय जो सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध में इस समय उत्तरी गोलार्ध में सीधा लंबवत समझ लो, या फिर ठीक है मैं लंबवत चमकने लगता है, जिसके फलस्वरूप उत्तरी गोलार्ध में अधिक तापमान महसूस होने लगता है, जिसके फलस्वरूप हमारा जो भारत है वहाँ पर भी अधिक तापमान प्राप्त होता है।
अधिक तापमान के प्राप्त होने के कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, ये भारत का हमारा उत्तरी पश्चिमी भारत में अधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है। निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है। क्या विकसित हो जाता है? निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है यहाँ, ठीक है। और भारत के सुदूर दक्षिणी भागों में जो है आपका HP उच्च वायुदाब विकसित होने लगते हैं। समुद्री भागों में भी आपके उच्च वायुदाब विकसित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जो पवनें हैं उच्च वायुदाब केंद्र से निम्न वायुदाब केंद्र की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। उच्च वायुदाब केंद्र से निम्न वायुदाब केंद्र की ओर LP लोअर प्रेशर, ठीक है, HP हाई प्रेशर से आपके लोअर प्रेशर की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। और ये इन्हीं पवनों को हमारे भारत में मानसूनी पवनों के नाम से जाना जाता है। किन के नाम से जाना जाता है? मानसूनी पवनों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसी निम्न वायुदाब के कारण उत्तरी पूर्वी व्यापारिक जो पवनें हैं, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें अपने स्थान को छोड़ देती है। क्या कर देती है? अपने स्थान को छोड़ देती है। और सूर्य के उत्तरायण होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध से सूर्य के उत्तरायण होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध से जो व्यापारिक पवनें हैं वो विषुवत रेखा को पार करके उत्तर की ओर अवस्थित हो जाती है। किसकी ओर अवस्थित हो जाती है? उत्तर की ओर अवस्थित होने के कारण ही ये जो पवनें हैं, व्यापारिक पवनें, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें संपूर्ण हमारे भारत पर प्रवाहित होने लगती हैं। क्या होने लगती है? प्रवाहित होने लगती हैं, ठीक है, जो कि आपके उत्तरी गोलार्ध में आ जाती है। कहाँ आ जाती है? उत्तरी गोलार्ध में आकर आपके भारत में प्रवाहित होने लगती है, जिसके फलस्वरूप आगे चलकर ये जो हमारी मानसूनी पवनें हैं उसके रूप में हमको देखने को मिलती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें जो होती है वो हमारी यही होती है जो हमारे भारत में दक्षिणी पश्चिमी भाग से प्रवेश करती है, ठीक है। यही हमारे भारत में मुख्य रूप से वर्षा करने के लिए सहायक होती है, ठीक है। फिर इसके आगे चलकर दो शाखाएं बढ़ जाती है, एक अरब सागर की शाखा और एक आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात कर ली थी पहले ही। अरब सागर के मानसून की और बंगाल की खाड़ी के मानसून की थी ना हमने वर्षा ऋतु के अंतर्गत। तो वो हमारा जो टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है, ठीक है। धन्यवाद। ठीक है, थोड़ा सा हमारा टॉपिक रह गया था हमारे तापीय सिद्धांत की। जब हम बात कर रहे थे तो तापीय सिद्धांत में जो हमारी हम व्यापारिक पवनों की हम बात कर रहे थे, जो हमारी उत्तरी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें थी वो व्यापारिक पवनें इस स्थिति के कारण अपना स्थान छोड़ देती है। और जब ये अपना स्थान छोड़ देती है
तो दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें होती हैं, दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें होती है वो विषुवत रेखा को पार करके, कौन सी रेखा को पार करके? विषुवत रेखा को पार करके आपके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती है। कहाँ प्रवेश कर जाती है? उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती है। उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करने के पश्चात ये जो व्यापारिक पवनें हैं वो हमारे भारत में पूरे प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में जो है वो प्रवाहित होने लगती है। क्या होने लगती है? प्रवाहित होने लगती है, जो आपकी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के लिए प्रमुख भूमिका निभाती है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के लिए प्रमुख भूमिका निभाती है और उन्हीं के माध्यम से आगे चलकर हमारे भारत में वर्षा करवाती है। क्या करवाती है? वर्षा करवाती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी तट पर ये टकराने के पश्चात द्विशाखित हो जाती है। क्या हो जाती है? द्विशाखित हो जाती है आपकी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें। एक शाखा जिसको हम अरब सागर की शाखा के रूप में व्यक्त करते हैं, दूसरी शाखा जिसे हम बंगाल की खाड़ी की शाखा के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा भी आगे चलकर दो भागों में बट जाती है। एक भाग पश्चिम बंगाल से, दूसरा भाग आपका गंगा नदी के डेल्टा से पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में प्रवेश कर जाता है और फिर वहाँ जाकर आपके मेघालय पहाड़ियों पर सर्वाधिक वर्षा करवाने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से फिर ये आपके पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड राज्यों में ये आपकी जो बंगाल की जो शाखा जा रही है पश्चिम बंगाल से प्रवेश करके वो वहाँ पे वर्षा करवाती है। ठीक है, अरब सागर की जो शाखाएँ आपकी हैं वो भी आपके भारत में वर्षा करवाने में सहायक होती है, जो कि अरावली के तो समानांतर होती है, लेकिन हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्रों में जाकर वहाँ पे टकराकर सघन वर्षा करवाने में सहायक होती है। तो इस प्रकार से ये जो पूरा चक्र आपका है व्यापारिक पवनों का भी हमारे भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मानसून की स्थिति के लिए, मानसून को प्रभावित करने के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे तापीय सिद्धांत की, जिसमें टेम्परेचर या तापमान जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मानसून के लिए, हमारे भारत के मानसून के लिए। क्योंकि आपने अभी देखा कि जो तापीय स्थिति है उस तापीय स्थिति के कारण उत्तरी पश्चिमी भारत में उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण सूर्य के उत्तरायण होने के कारण अधिक तापमान की प्राप्ति करता है, जिसके फलस्वरूप उत्तर पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब केंद्र विकसित हो जाते हैं। क्या विकसित हो जाते हैं? निम्न वायुदाब केंद्र। और यही निम्न वायुदाब केंद्र जो है वो आपके इन उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को विलुप्त करने के लिए पर्याप्त होते हैं, जो यहाँ से इसी के कारण निम्न वायुदाब की स्थिति के कारण ही ये व्यापारिक पवनें अपना स्थान छोड़ देती है, जिसके फलस्वरूप दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जो है वो विषुवत रेखा को पार करके, इसको 0 डिग्री विषुवत रेखा को पार करके आपके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती है और भारत के संपूर्ण भाग पर प्रवाहित होने लगती है, जिससे आगे चलकर हमारी मानसूनी पवनें प्रभावित होती है और मानसूनी पवनें दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में हमारे भारत में प्रवेश करती है और वर्षा करवाती है। हालांकि ये द्विशाखित हो जाती है, एक शाखा अरब सागर के रूप में और दूसरी शाखा आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा के रूप में हमको देखने को मिलती है। तो ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो तापीय सिद्धांत वो पूरा कार्य करता है। ठीक है।